आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम प्रश्नकाल, जिसमें आज बात होगी फिरोजाबाद में हुई बच्चों की मौतों को लेकर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू जैसे बुखार से 10 दिनों में करीब 53 लोगों की मौत हो गई है। 186 अस्पताल में भर्ती हैं, इसमें करीब 45 बच्चे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच बिठा दी है और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड को इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत होने पर जिला प्रशासन ने पहले से 8वें दर्जे तक के स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद भी कर दिए। वहीं अब सरकार ने अस्पताल में जाने से पत्रकारों पर पाबंदी लगा दी है। तो आज हमारा बड़ा प्रश्न यही होगा कि मौतों पर पाबंदी नहीं, लेकिन पत्रकारों की आवाज बंद करने की सरकार की एक बार फिर कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। और ये कोशिश क्यों की गई है, ये सवाल आज हम प्रश्नकाल में उठाएंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ा है, उस पैनल से आज हम बात करेंगे और उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों आखिर बार बार सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पत्रकारों की आवाज बंद करने की कोशिश करती है, और क्यों डेंगू पर कहर जिस तरह से बरप रहा है उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। तो ये बड़ा प्रश्न आज मैं उठाऊंगी और सवाल पूछूंगी। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ा है, उसमें हमारे साथ आकाश शर्मा जिला अध्यक्ष भाजयुमो के जुड़े हुए हैं, विनय चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार पीटीआई के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज यादव जिला सचिव है समाजवादी पार्टी के, साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता भी फिरोजाबाद जिले के देवाशीष शर्मा जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस प्रश्नकाल में, जिसमें सवाल होगा। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी आकाश शर्मा जी के पास। आकाश शर्मा जी, फिरोजाबाद में हुई मौतों का आंकड़ा तो आप देख ही रहे होंगे, आंकड़े हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस बार तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं ना कहीं आंकड़े स्पष्ट कर दिए, हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा लेकिन स्पष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन बार बार ये जो पत्रकारों की आवाज बंद करने की जो आप लोग की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है, वो क्यों कोशिश की जाती है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे आपके चैनल पर जोड़ा है। देखिए, फिरोजाबाद में अभी जो डेंगू को बुखार से जो पीड़ित बच्चे थे, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बहुत संज्ञान में लेते हुए, और मैंने तो बहुत लंबे समय बाद ऐसे प्रदेश के मुखिया को देखा है जो तुरंत के तुरंत किसी चीज के एक्शन लेने के लिए वो खुद मौके पर आए और उन्होंने बारीकी से सारी चीजों का अध्ययन किया और एक एक चीज जाकर जिला अस्पताल में देखी। उसके बाद उन्होंने जो पीड़ित मोहल्ला था वहां खुद वो गए और वहां परिवारों से मिले और एक एक चीजों को उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद वहां संबंधित अधिकारियों को उन्होंने अपने दिशा निर्देश दिए। ये इतना कह सकते हैं कि इतना जल्द में जो डिसीजन लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और इससे कहीं ना कहीं हमको बहुत जल्द राहत मिलेगी। जैसे कि आपने कोरोना टाइम पे भी देखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप की चिंता ना करते हुए उन्होंने प्रदेश भर में अपने दौरे लगाए और हमने कोविड पर बहुत अंकुश लगाने का भी काम किया। बिल्कुल आकाश जी, बिल्कुल बिल्कुल आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी जल्दी संज्ञान लिया कि 40 से अधिक मौतें हो गई। इतनी जल्दी संज्ञान लिया गया, तुरंत तैयारियां देखी गई कि 40 बच्चे जब अपनी जान गंवा चुके हैं, उसके बाद बहुत जल्दी था ये। अभी तो और मौतें हो जाती तब संज्ञान लेते इस बात का, तब जल्दी होती मेरे ख्याल से। नहीं, आप इस बात को गलत दिशा में मोड़ रही हैं। ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान पर यह मामला जब पहुंचा था, क्योंकि डेंगू बुखार का मामला था, बहुत जल्द से जल्द हम लोग भी उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे, बाकी सारी स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ था। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में पहुंचा कि यहाँ फिरोजाबाद में थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन की स्थिति में जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने दौरा के अंदर इमरजेंसी के साथ आने की कोशिश की और वो आए और उन्होंने पूरे स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठकर इस पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को। ठीक है आकाश, मैं गलत दिशा में मैं लेके जा रही हूँ, सही दिशा में आप ले जाइए। आप मुझे बता दीजिए, क्या मौसम बदलते ही जल भराव की समस्या क्यों हर बार उत्पन्न होती है? 5 साल में गड्ढे मुक्त हो जाएंगे प्रदेश, आते ही ये नारा दिया गया था, गड्ढे मुक्त हो जाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कें, लेकिन आज भी स्थिति वही है कि आज भी गड्ढे हैं, आज भी पानी भर जाता है, आज भी डेंगू की समस्या उत्पन्न हो रही है। और आज तो स्थिति इस कदर खराब हो गई है कि 40 से अधिक मौतें हो जाती हैं। आपकी मेयर क्या करती रहती हैं?
सीएम योगी ने तो संज्ञान लिया ही लिया, लेकिन उसके पहले मेयर नूतम क्या कर रही थी? उनके मामले में उन्होंने इस मामले पर क्यों नहीं संज्ञान लिया? नहीं, हमारे मेयर साहिबा आदरणीय श्री नूतन राठौड़ जी ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया था और आदरणीय महापौर जी ने भी इस सारी चीजों को देखे, बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया, अस्पताल गई, बहुत दौरे किए उन्होंने और हर जगह जाकर उन्होंने बहुत संज्ञान लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी सारी चीजों को अवगत कराया गया। और रहा गड्ढे मुक्त सड़कों का विषय, तो हमने पिछले 3-4 साल में सारी सड़कों पर कार्य करने की कोशिश की है और जो हमें बदतर उत्तर प्रदेश की हालत मिली थी उसको हमने बहुत सजग तरीके से उसको सुधारने की कोशिश की है और हमारा विकास का कार्य निरंतर जारी है और हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, अग्रणी हो चुके हैं और हम कहीं ना कहीं उस पर सफल भी हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप इतने सफल हो गए हैं कि आप ही के बीजेपी के स्थानीय विधायक वहां पर ये गुहार लगा रहे हैं, ये आवाज उठा रहे थे कि हमारी कोई अधिकारी सुन नहीं रहा। बयान सुना था आपने उनका कि नहीं सुना था? आपकी आदरणीय न्यूटन जी में भी यह बयान दिया है कि इस तरह की स्थितियां तो पैदा हो ही जाती हैं। मेडिकल कॉलेज के आगे तो जल भराव हो ही जाता है, गड्ढे हाई तो उसको सॉल्व कौन करेगा? उस गड्ढे को गड्ढा मुक्त कौन करेगा? परिस्थितियां तो खराब है लेकिन दुरुस्त कौन करेगा? ये पल्ला झाड़ लेने से क्या सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी? 39 परिवारों को आप ये बातें कह के आश्वस्त करेंगे? देखिए, रहा गड्ढा मुक्त सड़कों का, रहा मामला जल भराव का, हम लोग लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी अवगत कराया है कि जो बदतर उत्तर प्रदेश की हमें हालत मिली थी, जो बदतर जिला फिरोजाबाद की हमें हालत मिली थी, जहां किस पार्टी का कौन सा फुलवाला रहा है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमारी पार्टी के आदरणीय मेयर ने, आदरणीय विधायक जी ने, आदरणीय सांसद जी ने, देखिए पहले तो आकाश जी आदरणीय और आपकी होंगी बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप डिबेट में इतना सम्मान उन्हें इस पर आप व्यक्त कीजिए। मुझे मालूम है आप उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन आप अगर साफ लहजों में हमारी परेशानियों को बता देंगे तो हमें उस पर समझ में आ जाएगा। खैर, आपको स्थिति नहीं समझ में आ रही है तो हम अपने रिपोर्टर के पास, देवाशीष के पास मैं सीधे जाना चाहूंगी, क्योंकि वो लगातार इस खबर पर कवरेज कर रहे हैं और लगातार इस चर्चा को उठाते आ रहे हैं। आपकी आदरणीय, आपकी माननीय ने क्या किया है वो तो साफ स्थिति पता चल रही है। 50 से अधिक मौतें हो गई हैं। देवाशीष, क्या स्थिति है? बिल्कुल कीर्ति, आकाश जी को शायद पता नहीं है। आकाश जी, शायद आपने शिकोहाबाद का निरीक्षण कभी किया है? आपको शायद ताजा हालात मालूम है? शिकोहाबाद विधानसभा का एक गांव ऐसा भी है जहां पर सैकड़ों लोग इस वायरल की चपेट में हैं। क्या आपको मालूम है? आकाश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको मालूम है आरोज गांव में यह महामारी फैली हुई है जहां सैकड़ों की संख्या में, आज की खबर है, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और शिकोहाबाद विधानसभा में गंदगी का चारों तरफ अंबार है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। साड़ूपुर कल्याणपुर संपर्क मार्ग टूटा पड़ा है। जमालपुर गांव के अंदर गंदगी का वातावरण है। खंजापुर गांव, खंजापुर से तमाम जो मटसेना रोड पर लिंक रोड है वो रोडें टूटी पड़ी हैं। और माननीय विधायक मुकेश वर्मा जी आपके जमालपुर पहुंचते हैं, सम्मान करवाते हैं, लेकिन वो गंदगी दूर नहीं करवाते। आज भी वहां जल भराव है। शिकोहाबाद विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो आपको शायद जानकर हैरानी होगी, क्योंकि आप बाबा साहब अंबेडकर को पूजते हैं, आप उनकी हमेशा जय जयकार करते हैं और उनकी मूर्ति, दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और अंबेडकर पार्क नहीं रहा, तालाब हो गया है। वहां पर चारों तरफ गंदगी का आलम है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। नगर पालिका शिकोहाबाद कुंभकर्ण की नींद सो रही है। अब आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं? और आपके सांसद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपके सांसद जी का आपने जिक्र किया, आपके सांसद जी को फुर्सत नहीं है अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करने से। वो वहां जनता की शिकायतें कम, मरीजों को ज्यादा देखते हैं। आकाश जी, शायद आपको मालूम हो, और आपको मालूम हो उनका होम टाउन है सिरसागंज। सिरसागंज से अराव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है और अब तक नहीं बना। क्या कारण है आकाश जी, बता सकते हैं आप? जवाब है आकाश जी आपके पास? देखिए देवाशीष जी, मैं आपको ये अवगत करा दूं कि माननीय सांसद जी लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं। इस बात को आप भी और बाकी सभी लोग
इस बात को नोटिस भी करते हैं, देखते भी है कि माननीय सांसद जी का दौरा किस समय करते हैं, वो दौरा कर किसी को दिखाई नहीं देता ना। अगर दौरा करते तो वास्तविकता में धरातल पर उसका असर भी तो देखने को मिलता नहीं यार देवाशीष, शायद तक ये हो जाता है कि आंखें मूंद कर, हुई है देवाशीष आंखें मूंद कर वो दौरे किए जा रहे हैं। जिनकी पुत्रवधू जिला पंचायत अध्यक्ष है, उन्होंने नाम बदलने का फिरोजाबाद का चंद्रनगर नाम रखने के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन टूटी सड़कें सही करवाने का प्रस्ताव उन्होंने भी नहीं दिया। तो क्या आप मानते क्यों नहीं है कि आप लोगों से चूक हुई है, आपने तैयारी नहीं की? आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? देवाशीष जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का अभी कार्यकाल शुरू हुआ है और हमने जो संकल्प और विजन के साथ हमने उनका घोषणा पत्र देखा था, उनका कार्य करने की शैली देखी थी, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि काम चल रहे हैं और निरंतर चलते रहेंगे। देखिए आकाश जी, ये जो भगवा रंग की आपने पट्टी आंखों पे बांधी हुई है ना, इसको उतारिए। स्थिति देखिए, आपके विधायक जो जाकर गलियों में अगर घूम रहे हैं तो वो भी पट्टी बांध के जा रहे हैं, इस वजह से उन्हें स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है कि क्या स्थिति हो गई है। 40 परिवारों का आप गम समझ रहे हैं इस वक्त, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। किस तरह से आप इतनी आसानी से कह देंगे कि ठीक है हमारे विधायक घूम रहे हैं? संवेदना है, 40 ऊपर से पत्रकारों की आवाज बंद की जाती है कि हाँ भैया पत्रकार की आवाज उठा रहा है के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसको बहुत सीरियसली लेकर उस पर कार्य कर रहे हैं और कार्य दिख भी रहा है। आपको, आप इस बात को स्वीकार करें कि कार्य दिख रहा है। कार्य बिल्कुल, कार्य ये दिख रहा है, बिल्कुल कार्य दिख रहा है। नहीं करके आपके सदर विधायक 60 मतों का दावा करते हैं, आपकी मेयर साहिबा 36 से 40 मतों का दावा करते हैं, आपके विपक्षी कांग्रेस पार्टी 80 से ज्यादा मतों का दावा, आपके आंकड़े मैच नहीं कर रहे। स्वास्थ्य विभाग के आपके जनप्रतिनिधियों के आंकड़े आपस में मैच नहीं कर रहे। कैसे मान लीजिए आप धरातल पर काम कर रहे हैं? आप मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज में तमाम गंदगी पसरी हुई है, चारों तरफ तमाम गंदगी का अंबार लगा है, वहां लोग इलाज कराने आएंगे गंदगीमय वातावरण में नहीं, और ऊपर से मेयर के आगमन से पहले साफ सफाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाती हैं। ये भी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं और उन तस्वीरों को हम पहुंचाते हैं जनता तक, हम ये पहुंचा ना पाए इसलिए लगातार आवाजें दबाई दी जा रही है। हमारे साथ मैं वापस आऊंगी आकाश जी, आपसे सवाल करूंगी, लेकिन हमारे साथ विनय चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी, विनय चतुर्वेदी जी, जो लगातार ये पत्रकारों की आवाज बंद करने की बात होती है, लगातार हम ये देखते हैं कि आवाज बंद की जा रही है, 100 सैया अस्पताल में कोई पत्रकार ना जा पाए, पीड़ितों के परिवारों से ना मिल पाए, वहां की जो लापरवाह व्यवस्था है, चरमराई हुई, बदहाल कह लीजिए आप, इस वक्त तो बदहाल हो चुकी है, वो व्यवस्था जनता तक ना पहुंचा पाए, इसलिए पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है। विनय जी, आप अपने अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। एक बार फिर से आप अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करके फिर म्यूट हो गए हैं। जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है? जी आ रही है, बोलिए विनय जी। कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूं कि जिस दिन से लगभग 2 सप्ताह इस वायरल और डेंगू बुखार को फिरोजाबाद में फैले हुए हो चुके हैं, लेकिन बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक इसका सामंजस्य का अभाव रहा और कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी न समझकर केवल एक दूसरे पर दोषारोपण करता रहा, जिसके कारण स्थिति इतनी भयावह हो गई और उसी भयावहता के कारण ये स्थिति आज भी हम लोगों के सामने एक ऐसी चुनौती बनकर खड़ी है जिसका मुकाबला करने के लिए कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। उसके अलावा एक स्थिति ये देखी गई कि अगर शुरुआत से ही ब्रीफिंग पत्रकारों को विश्वास में लेकर के और काम किया जाता तो आज ये स्थिति न होती। पिछले एक मुख्यमंत्री के जाने के बाद भी किसी भी मीडिया बंधु को ना तो बताया गया, ना मीडिया बंधु से कोई संपर्क किया गया। वो लोग जाते थे तो उन लोगों को कोई भी फोन नहीं उठा रहा। कोई भी जब इस बात की शिकायत कल अपर निदेशक स्वास्थ्य से की गई तो उन्होंने ब्रीफिंग की और उस ब्रीफिंग के बाद उन्होंने कहा कि रोजाना प्रेस को ब्रीफ किया जाएगा। अगर आप सच को छुपाएंगे तो और आगे फंसते जाएंगे। इसी उस पर ये पूरा लोग काम कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेकर के चल रहे हैं और उसी की वजह से ये स्थिति नियंत्रित नहीं हो पा रही।
लेकिन विनय जी, क्यों ये पत्रकारों के साथ इस तरह होता है? और आप जैसे बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, आप पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके बावजूद भी आप इस चीजों पर क्यों नहीं कदम उठाया जाता है? क्यों इस चीजों पे नहीं बोला जाता है कि नहीं, किस तरह से आपका क्या हक है? लोकतांत्रिक देश में आप पत्रकार, जो चौथा स्तंभ है भारत का, उस पर आप कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं? 100 सैया अस्पताल में जाने पर रोक लगा दी, और इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। ये मैडम पहला मामला नहीं है। जब कोविड का दौर आया था तब भी ऐसा किया गया था और पत्रकारों ने उसका विरोध किया था, लेकिन प्रशासन अपने हिसाब से ही काम करता है। वो मीडिया को उतनी तवज्जो नहीं देता जितनी उसको तवज्जो देकर उसका काम, प्रशासन का काम आसान हो सकता है मीडिया से। लेकिन आज के लोकतंत्र में बिल्कुल जो परिदृश्य है वो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। बजाय विश्वास में लेके दरकिनार कर आगे बढ़ने का एक माहौल बन चुका है, और उसमें ये अपने हिसाब से ना तो सूचना। विनय जी, हम उन पत्रकारों में से नहीं है जो विश्वास में आ जाए इनके, चीज उपलब्ध करा सके। हम उन पत्रकारों में से नहीं है, और हम इस आवाज को हमेशा बुलंद करते रहेंगे, चाहे कोई बीजेपी का जुड़े या सत्ता पक्ष में जो भी हो, वो चाहे हमारे साथ जुड़े ना जुड़े, ये सवाल तमाम उठते रहेंगे, क्योंकि लगातार जो सत्ता पक्ष होगा उसकी जवाबदेही बनती है, और उसी से सवाल किए जाएंगे कि क्यों स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हो रही है। कोरोना समय में भी आप डेंगू पर कहर नहीं पा रहे हैं, और आप कोरोना की तीसरी लहर के लिए आप अपने आप को तैयारियों को दुरुस्त बताते हैं। सपा नेता भी हमारे साथ इस वक्त। जी मैडम, जी विनय जी, बात कंप्लीट करिए। तो मैं आपसी सामंजस्य का बहुत अभाव है, और इसी अभाव की वजह से ना तो स्थिति नियंत्रित हो पा रही और ना सच सामने आ पा रहा कि आखिर ये बुखार किस तरीके का है, क्या है, डेंगू है, डेल्टा क्या है, ये भी संदिग्ध बना हुआ है। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा विषय है कि इस पे इस वक्त ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वाकई तीसरी लहर का ये कहर है या कुछ और है। ये तमाम जांचों के घेरे में आती है, लेकिन जांच कब होती है? 40 मौतों के बाद, और प्रशासन काम कर रहा है। ठीक है, हम सपा नेता नीरज यादव जी के पास जाना चाहेंगे। नीरज जी, आप वहां के नेता हैं और आप फिरोजाबाद का हाल लगातार देख रहे होंगे। ये आज की बात नहीं है कि बारिश हुई आज और पहली बार गड्ढा हुआ है, पहली बार जल भराव हुआ है, पहली बार डेंगू की समस्या आई है, क्योंकि कोरोना काल में तो सरकार अपना पल्ला यही कह के झाड़ती रही कि अभी कोरोना आया है, स्थिति मालूम नहीं है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। डेंगू कहर कब से बरपा रहा है, मलेरिया कब से कहर बरपा रहा है, उसके बावजूद सही इलाज नहीं दे पा रहे हैं। 40 परिवार उजड़ गए, बच्चे उन्होंने अपने खो दिए। मैडम, मेरे हिसाब से 40 परिवार नहीं, जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब 40 परिवारों में बच्चों की डेथ हो चुकी थी। आज आंकड़ा उससे भी ऊपर है। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से लगातार। और मैडम, जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जिले में आए थे तब 40 परिवार की डेथ हो चुकी थी बच्चों की, और जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो 300 से ऊपर थे। सरकार ने तो यहां तक, सरकार के जो अधिकारी उन्होंने यहां तक किया कि जो उनके परिजन थे उनको बदल दिया। आकाश जी, कुछ जवाबदेही है आपकी इस मामले पे, या अभी भी आप राग अलापते रहेंगे माननीय आदरणीय का ही? मान्यवर की स्थिति ने यह बना रखी है कि आपस में एक दूसरे से लड़ना, जबकि जिले में एक सांसद इनके हैं, जिले में 6 ब्लॉक प्रमुख इनके हैं, जिले में 4 विधायक हैं, एक मेयर है, 4 नगर पंचायत के अध्यक्ष इनके हैं, फिर भी जिले में त्राही मचा रखी है। ठीक है, मैं आप पर आऊंगी। आकाश जी, जवाबदेही स्पष्ट करेंगे? नीरज जी, जिले में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इससे सारी संवेदनाएं सबकी जुड़ी हुई है, और हमारे विधायक, हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण इसमें एकजुट होकर सभी लोग कार्य कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं। आपके विधायक कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आपके विधायक कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो ये स्थिति है क्यों? नहीं, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक ही राग लापते हैं, आप केवल एक ही राग लापते हैं। आपने कोरोना में भी राग लापा था, कितने परिवार मरे, कितने परिवारों के काल के गाल में चले गए, आपको जानकारी है आदरणीय आकाश जी? और आप कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। आपको तो शर्म करना चाहिए, आपको तो शर्म करना चाहिए। आप कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई जिले में, नीरज जी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कोई कोरोना भारतीय जनता पार्टी से बनाई हुई कोई चीज नहीं थी, ये एक वैश्विक महामारी थी जिसने पूरे देश ने आप देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, आपको जिम्मेवारी नहीं, ठीक है नीरज जी, ठीक है आकाश जी,
कोरोना पे तो आप पल्ला झाड़ ही रहे हैं कि वो वैश्विक महामारी थी। डेंगू भी वैश्विक महामारी है, मलेरिया भी वैश्विक महामारी है। महामारी नहीं है डेंगू से। हमने देखा कि डेंगू जब फैल रहा है हम लोग नियंत्रण कर रहे हैं और हो भी रहा है नियंत्रण। किस तरह का नियंत्रण? 300 लोग ग्रसित हो जाते हैं, 186 लोग अभी भी, ठीक है, 186 लोग अभी भी भर्ती है। एक एक करके मैं आप पर आऊंगी। नीरज जी एक सेकंड रुकिए। कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई सच्चाई पे आप बोलेंगे आकाश जी? नीरज जी मैं आप पर आऊंगी, एक एक करके सवाल लीजिए प्लीज। जी अच्छा आकाश जी, क्या आपको मालूम है कि आज कितनी मौतें हो चुकी हैं डेंगू से? क्या नीरज जी आपको मालूम है कि आज डेंगू से कितनी मौतें हो चुकी हैं? आज मेरे हिसाब से 7 से लेके 8 मौतें हुई हैं पूरे जिले में। आकाश जी क्या कहेंगे? नहीं, मैं लगातार इस चीज को कह रहा हूं कि सभी जो फिरोजाबाद में सबके जो परिवारों के साथ जो ये अनर्थ हो रहा है, इनकी संवेदना हम लोगों की जुड़ी हुई है। आप ये कह रहे हैं ना कंट्रोल कर रहे हैं, आपने ये कहा आप कंट्रोल कर रहे हैं। 4 मौतें आज भी, आप 4 मौतों की पुष्टि आपके सदर विधायक ने की है बाकायदा मैसेज डाल के। आपके लगातार मौतों का सिलसिला फिरोजाबाद में जारी है और आप कह रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है? आज जिलाधिकारी, आप लोग, आप स्वयं आज जागरूकता फैला रहे हैं। आज आप लोगों से कह रहे हैं कि आज घर में कूलर में पानी इकट्ठा ना करें, घास में पानी, घास बदल दें, गमले में से पानी निकाल दें। लेकिन अब तक क्या हुआ था? ये काम अब तक क्यों नहीं किया? आकाश जी ये स्थितियां हैं, ये जो देवाशीष कह रहे हैं ये जमीनी स्तर से वहां पर जुड़े हुए हैं और लगातार ये कवरेज कर रहे हैं हमारे संवाददाता हैं और प्रमुखता से ये हाल देख रहे हैं वहां की जनता का। जो आपके जो विधायक और तमाम जो लोग आकर ये कह देते हैं ना कि नहीं कूलर में पानी भर के इसलिए हुआ, बाकी नगर निगम की लापरवाही क्यों नहीं दिखती है? आपकी जो आदरणीय महापौर है उनकी लापरवाही क्यों नहीं दिखती है आपकी? ये भी तो बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या सत्ता में विराजमान हो जाना और सीएमओ का ट्रांसफर कर देना इन 40 मौतों के लिए बड़ी संवेदना हो जाती है? नहीं, किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर करने के बाद या किसी की दूसरी, आप इस चीज को भरपाई नहीं कर सकते हैं मैडम। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वर्क हो रहा है, कार्य चल रहा है, आपको उसका दिखेगा। हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग, अधिकारी हमारे सब लगे हुए हैं, उसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं सारे अधिकारी। आपके स्वास्थ्य विभाग के लोग, आपकी सरकार ये लगी हुई है कि पत्रकारों की आवाज कैसे बंद कर दे, कैसे हम पुलिस का पहरा लगा दे सौसैया अस्पताल के बाहर कि अंदर जाके कोई पत्रकार कवरेज ना कर पाए, कि अंदर जाके कोई परिवार से मिल ना पाए और आपकी लापरवाह और बदहाल व्यवस्थाओं को हम लोगों के सामने ना ला पाए। ये करने में आपका ज्यादा ध्यान है। कीर्ति, इनसे यह भी पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बार बार इस बात की दुहाई दे रहे हैं, इनसे यह भी पूछ लिया जाए कि क्यों आखिरकार मीडिया को तो बैन करते ही करते हैं, अब इनको अपने कार्यकर्ताओं पे भी भरोसा नहीं रहा है। इनके खुद के मुख्यमंत्री का आगमन होता है, इनकी भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र मंत्री अनुसूचित मोर्चा यतेंद्र चक और पिंकी चक को दक्षिण थाने में नजरबंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वह लगातार पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, पोस्ट से डाल रहे थे और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री से मिलकर वो आ रही हूं नीरज जी, आ रही हूं, ऐसा उनका कहना था। और उसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि मीडिया को अपने ही लोगों को सच बोलने से क्यों रोका जा रहा है? क्या कारण है? नहीं, ये सच वाली बात नहीं है। आदरणीय पिंकी चक हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, नजरबंद कर देंगे, मंत्री अनुसूचित मोर्चा रहे हैं, अभी वर्तमान में कोई दायित्व नहीं है। ये प्रशासन का निर्णय था। वो तो दायित्व का कहते हैं, उनके पास दायित्व है, अभी किसी भी प्रकार का उनका दायित्व नीरज ठीक है। नहीं आकाश जी, नजरबंद करने का वरिष्ठ पत्रकार है तो वरिष्ठ हैं वो आपके पार्टी के, तो उनको नजरबंद कर दिया जाएगा जी, नजरबंद कर दिया जाएगा अगर वो आपके पार्टी के वरिष्ठ है या कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप तो लगातार, आपकी पार्टी ये कहती है हमारा संगठन लोकतांत्रिक संगठन है जिसमें सबको आवाज बुलंद करने की पूर्णता छूट है। आज सच्चाई ये है कि आपके विधायक भी त्रस्त हो चुके हैं क्योंकि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको रद्द करा देता हूं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। हमारे सब एकजुटता है, सारी शासन प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश के जो बदहाल स्थिति
पूर्व में सरकार ने कर दी थी, उसको सदत करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम अपने बड़े बड़े कार्यों के साथ उसको कर भी रहे हैं। सुगत कर लीजिए, वरना इस बार लगता है अगर आप कार्यकाल में इसको ठीक भी कर लेंगे आप, ऐसा विश्वास व्यवस्थाओं को अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो शायद इस बार जनता दुरुस्त हो जाएगी। तो निकल चुका। नीरज जी कुछ लगातार, ठीक है देवाशीष मैं आप पर आऊंगी। लेकिन मेडिकल कॉलेज में हालात इस तरीके के हैं और स्वयं आपकी पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि वहां कोई सुनता नहीं है, लापरवाही का आलम है, और आप कह रहे हैं कि ठीक कर लेंगे। पिछले 4 साल में फिर आपने क्या किया? तस्वीरें देख ली है नीरज यादव। नीरज जी आप कुछ कह रहे हैं जी? व्यवस्थाएं हमको मिली थी, ठीक है आकाश जी मैं आ रही हूँ। इतना किया है कि कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा बिठा रखा है। विपक्ष का अगर कोई भी कार्यकर्ता उस पर नीरज यादव जी मैं एक बात ये स्पष्ट कर दूं, नीरज यादव जी देखिए सुनिए, आज जब माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आ रहे थे तब रोडों के गड्ढे भरे जा रहे थे। रोडों के गड्ढे तो नीरज यादव जी सपा की सरकार में भी नहीं भरे गए। उस परिवार में ले जाएगा नीरज यादव जी सपा की सरकार में भी नहीं भरे गए गड्ढे, केवल उन्हीं परिवार के हैं। नीरज यादव जी सुन लीजिए, सपा की सरकार में भी गड्ढे क्यों नहीं भरे गए? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो तब से ही चरमराई हुई है। सपा की मान्यवर मैडम, सपा की सरकार में तो इतना विकास हुआ, आज एक्सप्रेस वे मेट्रो ट्रेन जो चल रही हैं, आप ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करिए ना नीरज जी, एक्सप्रेस वे और उनकी बातें मत करिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हो रही है उस पर बात करिए। अगर इनने ऐसा अगर कोई भी अगर कार्यक्रम चलाया हो तो आप बता दें। एक्सप्रेस वे बन गया है, हमारे भी आगरा में मेट्रो का काम चल रहा है। अगर आप कंपेयर की बात करो, चल रहा 4.5 साल हो चुके और पिछले 5 साल में बहुत आप दोनों के द्वारा इतना विकास किया गया है, इतने लोगों के लिए विकास कर दिया गया है आप लोगों के द्वारा कि शायद तक आज जनता ये सोच में डूब चुकी है कि वो लाए किसे सत्ता में, क्योंकि दोनों ने इतना विकास कर दिया है। महंगाई चरम पर है, लोगों को खाने की 2 वक्त की रोटी जो लोगों की होती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो लोगों को चाहिए होता है वो लगातार सरकारों में ऐसी ही ध्वस्त दिखाई पड़ी है। आपकी भी सत्ता रही है और आपकी सत्ता तो चल रही है, उसके बावजूद किसने ये ध्यान दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए? आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो जाता है। बेटे को जांच कराने लेके गया तो सरकारी हॉस्पिटल, मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिए गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, ताकि सच्चाई आप किसी के सामने ना आए। नीरज यादव जी मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त तो हम देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है और आप आवाज बुलंद करिए। हम चाहते हैं कि विपक्ष कहीं तो सरकार को घेरे और कहीं तो इस स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाए, चाहे आपकी आवाज के जरिए, लेकिन आपकी सरकार में भी ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी ही क्यों थी? जिले में जो मुख्यमंत्री का दौरा हुआ वो समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ। जब समाजवादी पार्टी ने इस मामले को ऊपर ताना, जब समाजवादी पार्टी ने उनके परिवार से मिलना शुरू किया तो इन्हें जल्दबाजी में छटपटाहट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दौरा लगवाया जिले में। नीरज यादव जी आपके टाइम की व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त थी मुझे भी बहुत अच्छे से मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मान्यवर मैम, समाजवादी पार्टी ने जितना विकास कार्य किया अगर उसका आधा भी कर दे तो समाजवादी पार्टी इनका विरोध क्यों करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देवाशीष आप तो लगातार फिरोजाबाद के ही नागरिक हैं, देख रहे होंगे सपा की सरकार में बहुत विकास कार्य हो गए हैं और पूरी फिरोजाबाद की जनता बिल्कुल एकदम खुश है, ऐसा है क्या? देखिए अगर नीरज जी सुन लीजिए, अब मेरा कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी इससे पहले थी और उससे पहले अन्य पार्टियां रही और तमाम जो पार्टियां अब तक रही, अगर वास्तविकता में इन्होंने काम किया होता तो आज ये हालात नहीं होते, लोगों के पास रोजगार होते, लोगों के पास तो व्यवसाय कर पाते, क्योंकि आज की जो हालत है ना तो व्यवसाय ठीक है ना ही रोजगार है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ फिरोजाबाद में उनके ही विधायक, उनके ही कोहिनूर, उनके मंशा को पलीता लगा रहे हैं। डॉक्टर मुकेश वर्मा शिकोहाबाद के विधानसभा से विधायक हैं, ऐसे ही जसराना विधायक पप्पू लोधी हैं। चारों तरफ गंदगी के अंबार आपको देखने को मिल जाएंगे। टूंडला से विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर हैं, आपको वहां भी गंदगी के ढेर मिलेंगे। निगम क्षेत्र में सुधार हुआ है लेकिन उसके बावजूद आपको गंदगी के ढेर निगम क्षेत्र में भी। बिल्कुल देवाशीष, यही तो समस्या है देवाशीष। बिल्कुल विधायक हरिओम यादव हैं जो कि भाजपा के बेहद सहयोगी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी दिलवाने में उनका बेहद सहयोग रहा है।
तो उनके विधायकी क्षेत्र में भी हालात ऐसे हैं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो समस्याएं यही है देवाशीष, यही समस्याएं हैं। बिल्कुल आपने जो जानकारी दी है वो एकदम दुरुस्त जानकारी आपके द्वारा हमें प्राप्त हुई है। जो सड़कें बननी चाहिए थी वो बनी ही नहीं। बिल्कुल 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 देवाशीष आपके द्वारा सड़कें हैं कीर्ति, बिल्कुल से जलभराव होता है, गंदगी होती है। बिल्कुल मैं जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये हालत देखती हूँ, बिल्कुल देवाशीष जब मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की सड़कों की हालात देखती हूँ तो मैं बाकी जिलों के मैं बात ही करके क्या मैं बोलूं, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ वहां पे इस तरह की बदहाल व्यवस्था, हालांकि सरकारें आती हैं और एक दूसरे पर जो पक्ष होता है वो अपना विपक्ष पर निशाना साधता है, जो विपक्ष होता है वो पक्ष पर, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं होता है कि जाकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सोने पे सुहागा है कि पत्रकारों की आवाज बंद करा दें, उन्हें जवाब ना दें, और जब पत्रकार कोई आपसे सवाल करे तो उनको आप उल्टा यही बोल दीजिए कि आप खुद देख लीजिए, आप गलत बता रहे हैं। अगर हम गलत बता रहे हैं तो आप खुद जाके जमीनी स्तर पर क्यों नहीं उतरते आकाश जी? बिल्कुल कीर्ति, मेडिकल कॉलेज के अंदर सौसैया हॉस्पिटल के बाहर जिस तरीके से मीडिया के साथियों को रोका, पत्रकार बिल्कुल बिल्कुल देवाशीष जी ये जवाब तो आज आकाश जी को देना पड़ेगा। आकाश जी आप ये बताइए क्यों पहरा क्यों लगाया गया, क्यों इतना डर है, किस बात का डर है, किस बात के लिए पहरा लगाया गया, आप मुझे आज ये स्पष्ट करिए। रोक गया बिल्कुल कीर्ति, उनको रोक, बिल्कुल मैं जवाब ले रही हूँ देवाशीष, एक सेकेंड जी। आकाश जी बताइए मुझे क्यों पहरा लगाया गया सौसैया अस्पताल के बाहर? ये कोई पहरा कोई डर का नहीं था कि आप इसको डर कह रही है, सच्चाई को छुपा रहे हैं, ऐसा कोई इसका प्रतीक नहीं। ये डर शब्द इस्तेमाल कर रही है मैडम, लेकिन बात ये है कि सारी चीजों को करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं किसी शब्द का प्रयास नहीं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे आकाश जी मैं बहुत आपसे विनम्र भाव से ये बात पूछ रही हूँ कि क्यों पुलिस का पहरा लगाया गया, क्यों जब वहां पर पत्रकार सौसैया अस्पताल के बाहर पहुंचे तो उन्हें एंट्री अंदर नहीं दी गई? क्या किसी अस्पताल में पत्रकारों का जाना मना है? आपको भी पता होगा पत्रकार अस्पतालों में जाते हैं, वहां पर स्थिति का जायजा लेते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं भी होती है तब भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है, किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि पत्रकार अपने माइक आईडी के साथ अस्पताल के अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर लिखा हो, अगर मेरी जानकारी में ना हो तो आप जरा मुझे ये भी बता दीजिए आज क्यों पुलिस का पहरा लगा था, क्यों वहां पर बड़े बड़े पत्रकारों समेत यूसी न्यूज भी गया था, क्यों नहीं वहां पर हमें एंट्री दी गई, बताइए हमें। नहीं देखिए, ये आप जो पुलिस का पहरे की बात कर रही हैं और जो आप जिस बात को आप बार बार अंकित कर रही हैं, ये सरकारी व्यवस्थाओं का या स्वास्थ्य विभाग का ये अपना सूचना था, ये अपना कार्य करने की उनकी शैली थी। क्या कार्य करने की इसमें क्या कार्य करने की शैली आती है आकाश जी? जी हमें इस बात की बहस करनी चाहिए कि हमारी प्राथमिकता इस बात की है कि हम किस तरीके से जो ये जो त्रासदी हो रही है, जो डेंगू फैल रहा है, देखिए ये त्रासदी नहीं है। पहली बात तो ये समझिए, ये जो डेंगू फैल रहा है ये आपको समझना है, मेडिकल कॉलेज ये आपको समझना है देवाशीष, एक सेकेंड, ये आपको समझना है आकाश जी कि आप व्यवस्था दुरुस्त करें। आप मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए और वो आप हमें मत बताइए। हम एक सेकेंड देवाशीष जी मैं आ रही हूँ। तमाम साथी केवल प्राचार्य महोदया का वर्जन लेना चाहते थे, जिसके चलते न्यूज 18 से देवेंद्र चौहान, यूसी न्यूज से मयंक शर्मा और जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार से, हिंदुस्तान से रोहित तिवारी, 4-5 पत्रकार साथी केवल वर्जन लेने के लिए गए थे, लेकिन उनको यह कहा गया कि मीडिया की एंट्री बैन है। सोशल मीडिया पर आप वीडियो भी देख लीजिए और लाइव भी देख लीजिए, उसमें तमाम जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया था, जो सिक्योरिटी का जो रवैया था, वो बेहद सीधे। देवाशीष यही जवाब मैं लेना चाहती हूँ। एक सेकेंड देवाशीष जी मैं आ रही हूँ, मैं आकाश जी से जरा एक सेकेंड, नीरज जी प्लीज मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ। आकाश जी प्लीज मुझे इस बात का आज आप जवाब दे दीजिए। मेरी इस डिबेट का जो मेन सिद्धांत था, जो आज इसको प्रश्नकाल पे मुझे प्रश्न पूछा था, वो यही है। आप जो मुझे बता रहे हैं इस समय हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जो परिवार में बच्चों की मृत्यु हो रही है उस पर बात करनी चाहिए, उस पर तो हमने खूब बात करी। आपके जागने से पहले यूसी न्यूज जाग चुका था और हम लगातार अस्पतालों में जाकर उन पीड़ित परिवारों का हाल जान रहे थे, उन बच्चों की मृत्यु किस वजह से हो रही है ये भी जान रहे थे। आप हमें ये बताइए, प्रधानाचार्य का दायित्व बनता है हमें बाइट देने का, उनका दायित्व है अपने कार्य को बताने का कि क्यों इस तरह की लापरवाही और इस तरह से बच्चों की मौतें हो रही है। 3 दिन के बुखार में बच्चे मर रहे हैं, लेकिन एंट्री क्यों बैन हुई? देखिए सारी चीजें प्रेस रिलीज के द्वारा माध्यम से आप
उठाई भी तो जा रही है, इस बात को भी तो एंट्री क्यों बैन आकाश जी, ये सारी चीज एंट्री क्यों बैन आकाश जी? मैं आपसे सिर्फ बहुत ही आराम से पूछ रही हूं, एंट्री क्यों बैन? पुलिस लगाने की, पहरा लगाने की क्या ऐसी नौबत आ गई? अंदर ऐसा क्या चल रहा था जहां पर एक आम आदमी नहीं जा सकता, एक पत्रकार नहीं जा सकता, सवाल नहीं पूछ सकता? क्या ऐसा था वहां पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि आप उसको प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ इस बात की एक व्यवस्थाओं को लेकर एक अपना डिसीजन था स्वास्थ्य विभाग का कि हम किस तरीके से पहले प्राथमिकता को चीज को कंट्रोल करें, और वो सारी चीजें हम आपको प्रेस रिलीज के द्वारा दे रहे हैं। पहली प्राथमिकता थी आपकी आकाश जी कि इन चीजों को कंट्रोल करें। तो शाम को 4 बजे सारी रिलीज करके आपको आंकड़े दिए। पहली प्राथमिकता थी आपकी कि आप इस चीज को कंट्रोल करें। वो पहली प्राथमिकता 50 मौतों के बाद आई? पत्रकारों के रोकने की प्राथमिकता आई कि जहां पर भी पत्रकार आवाज बुलंद करते हैं वहां पत्रकार को बैन कर दिया जाए या फिर रेड पड़वा दी जाए? ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जहां आवाज बुलंद करते हैं और पत्रकार, ये आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत। मेरा नहीं आकाश जी, मेरा नहीं, ये आप लोग का जो एक लफ्ज में आपका ये आ जाता ना, ये आपका है, ये आपका सोचना है। ये हमारा सोचना होता तो ये सिर्फ हम अकेले सोच रहे होते। ये हमारे पत्रकारों द्वारा के साथ हुआ है और आपको वो बता रहे हैं देवाशीष बार बार। लेकर तमाम सवालिया निशान लगे, तो आखिरकार वो डेटा आप अपने हिसाब से बनाकर भेजना क्यों चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि कोई भी मीडिया कर्मी आके उसको एनालाइज कर ले? क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत क्या है अगर कोई मीडिया कर्मी सौसैया अस्पताल में जाकर विजिट कर रहा है? नहीं, कोई हम एक सेकंड देवाशीष, क्या हमने कोई गलत हम आपको क्या भरोसा? मुख्यमंत्री आते हैं उस समय भी आपने मीडिया को दूर रखा, ऐसा क्यों? माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तब आप लोग सब लोग पूरे फिरोजाबाद के पत्रकार साथी हमारे सब साथी थे। बिल्कुल, सवाल तो यही, तो इसीलिए तो आकाश जी सवाल उठ रहा है कि आपके माननीय योगी आदित्यनाथ के आने के बावजूद भी पत्रकारों को बैन क्यों किया गया? मैं मौजूद था, बाइक नहीं करने दी गई थी, मेडिकल कॉलेज में बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया था सबको। क्यों? किस बात का डर है आखिरकार? सवाल सीधा है। नहीं, देखिए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने आए ना, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको सारी चीजों का जवाब भी दिया जो आप चीजें पूछी। आपने तो पूरी कोशिश की ना। देखिए आकाश जी, देखिए ये आप जिस देखिए, ठीक है देवाशीष एक सेकेंड, जनता आरोप लगा रही है आप, ठीक है, कि आप उन जगहों पर लेके गए जहां वास्तविकता में कम मौतें हुई और जहां वास्तविकता में मौतें ज्यादा हुई हैं उन क्षेत्रों में आप जानबूझकर नहीं लेके गए मुख्यमंत्री को। ऐसा जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, आप पर आरोप है आकाश जी। ठीक है, देखिए आकाश जी, मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप जिस पार्टी की तरफ से बैठे हैं वो आपकी भाषा बोल रही है, असलियत आप भी जानते हैं और अच्छे से जानते हैं इस वक्त की असलियत, कि किस तरह से आवाजों को दबाने का काम, किस तरह से तबादले करने का ये जो कार्य है वो करा जा रहा है। नीलम कुलश्रेष्ठ का तबादला कर देने से या जिलों के नाम बदल देने से इन बच्चों की मौतें कम नहीं हो जाएंगी, आंकड़े कम नहीं हो जाएंगे। आवाज कितनी भी बुलंद कर लीजिए, आवाज उसी तरह ही बुलंद रहेगी हमारी, और हम सच दिखाते हैं। अगर ये मौतें नहीं हुई होती तो आज हम ये बता भी ना रहे होते, ना आज हम ये डिबेट कर रहे होते। हमारा डिबेट करने का मकसद ये नहीं होता है कि हम आपको आके किसी बात को ब्लेम करना है। हमारा मकसद होता है सवाल पूछने का कि क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से चरमरा गई है कि 40 परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, उसके बावजूद आपकी नींद नहीं खुल पा रही है। 3 दिन के बुखार में मौतें हो रही हैं, सिर्फ 3 दिन के बुखार में। जी, ये उतना ही बोलेंगे जितना इनके अंदर चाबी भरी गई है, फिर उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। सच्चाई ये है, इनने विपक्ष पर और मीडिया पर दोनों लोगों पर बंदूक का पहरा बैठा रखा है। हम लोग उन परिवार से मिलने जाना चाहते हैं, हमें रोका जाता है। तो कहीं सामने नहीं आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी फ्रंट पर आकर बैटिंग क्यों नहीं कर रही है? समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष उन परिवारों से मिलने गए, एक परिवार का डाटा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा गया है। बड़े भाई नीरज यादव जी, देखिए इसकी हालत तो फिरोजाबाद की हालत करके दी थी, वो भी हमने देखा है नीरज जी, ऐसा नहीं है। हमने आपको मेट्रो ट्रेन चला के दी थी, हमने आपको एक्सप्रेस वे बना के दी। बस ठीक, बस फिर ये डिबेट का रुख जो आप लोग मोड़ देते हैं ना, ये आरोप प्रत्यारोप है। प्लीज मेरी डिबेट में इस तरह से रुख मत मोड़िए, मैं फालतू की बात यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूंगी।
नीरज जी और देखिए आकाश जी, ये राजनीतिक आपका जो एजेंडा होगा, ये आप जाके अपनी पार्टियों का एक मंच बना लीजिए, उसमें जाके अपने विकास के कार्य और अपने विकास के कार्य आप सुनाते रहिएगा। इस सार्थक बहस के माध्यम से इतना चाहता हूँ, उन गरीब परिवार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, और आप भी ये कोशिश करिए कि किस तरह से हम और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सके। मैं संविधान की कसम खाता हूँ, मैं कटिबद्ध हूं उन परिवार को न्याय दिलाने के लिए। नीरज यादव जितनी क्षमता है। कीर्ति जी, मैं आप सभी से एक इस डिबेट के माध्यम से हम सभी सबसे पहले तो जनपद वासियों से ये अपील करना चाहते हैं और सभी मेहमानों से भी ये अपील करना चाहते हैं कि अपने अपने तरीके से ये जागरूकता फैलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, कूलर का पानी चेंज करते रहें और अपने कूलर की घास चेंज करते रहें, क्योंकि आज जिलाधिकारी माइक लेकर जगह जगह मोहल्लों में उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और बताया है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और गंदगी ना होने दें। बिल्कुल, ये सरकार के साथ साथ बिल्कुल देवाशीष, तो आज ये नौबत बिल्कुल नहीं देवाशीष, ये सरकार के साथ साथ जनता का भी दायित्व बनता है। बिल्कुल, मैं एक तरफा नहीं जाऊंगी ना मैं एक तरफा कहूंगी, लेकिन जिस तरह से लापरवाह है जनता को भी इस तरह से समझना चाहिए। हर चीज सरकार के कंधे पर नहीं डालते हुए हमें भी खुद जागरूक होने की जरूरत है। हालांकि आकाश जी, इसका मतलब ये नहीं है, मेरी बात के कहने का मतलब कि आप इससे सिद्ध हो जाते हैं कि आप सही हैं। गलत आप हैं और आपको पता है कि किस तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, क्योंकि लगातार थर्ड वेव की आशंका लगातार बनी हुई और बच्चों की मौतें ये दर्शा रही है कि किस तरह से कहर सामने आ रहा है। इस पर आपको जांच करने की जरूरत है। जी, थर्ड वेव की भी सारी व्यवस्था। देखिए आकाश जी, व्यवस्थाओं का आप जो नारा, आप ये जो डंका पीट रहे हैं ना, व्यवस्थाएं दुरुस्त है, उसको सीरियसली लेके कार्य कर रहे हैं। आकाश देखिए, व्यवस्थाओं का डंका मत पीटिए, जमीनी स्तर पे उतरिए, काम करिए। नीरज जी, आप भी ट्वीट के माध्यम से और सिर्फ यहाँ बोल देने से कुछ नहीं होगा। आप लोग तमाम पार्टियों को इसमें आगे आना पड़ेगा। नीरज जी, आकाश जी, आपको तो पता ही नहीं था शहर में डेंगू है। सबसे पहले यूसी न्यूज ने ही नगला अमान की खबर चलाई जहां पर डेंगू वायरल हुआ। उसके बाद क्योंकि वहां डॉक्टरों की टीमें नहीं पहुंची थी, लगातार खबरें दर खबरें चलाने के बाद, यूसी न्यूज का खबर संज्ञान लेने के बाद टीमें वहां पहुंचती हैं, तब मालूम पड़ता है कि डेंगू का कहर जनपद में दस्तक दे चुका है। तो आपको तो पता ही नहीं था, तो तैयारी कैसे करते? बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, मैं आपसे ये आखिरी प्रश्न एक पूछना चाहूंगी। हालांकि सरकार के द्वारा तो हम दायित्व क्या ही उनको हम बताएं, उनको खुद पता है कि उन्हें क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, उसके बावजूद भी जिस तरह की व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ही बदहाल है। लेकिन विजय जी, एक बड़ी बात ये भी आ जाती है, पत्रकारों के अधिकार के लिए आवाज कौन उठाएगा, कौन अधिकार बनेगा पत्रकारों का? आप जैसे जब बड़े वरिष्ठ पत्रकार अगर इस बातों पर चुप्पी साध लेंगे कि क्यों पत्रकारों की एंट्री बैन हो जाती है? पत्रकारों की एंट्री जो बैन अगर ऐसी हुई है, अभी तक मेरी जानकारी में ये विषय नहीं आया है। मैं हायर ऑफिशियल तक इसकी बात रखूंगा और इस बात को मैं जल्दी से जल्दी इस पाबंदी को बिल्कुल खत्म कराऊंगा, चाहे मुझे ऊपर तक कहीं भी किसी से भी संपर्क करना पड़े। ये चौथे विजय जी, हम आशा भी यही करते हैं और इस तरीके की बातों से इनकी परेशानियां बढ़ेंगी ना कि कम होंगी। बिल्कुल विजय जी, हम आशा भी यही करते हैं कि आप इस आवाज को बुलंद करिए, जैसे यूसी न्यूज लगातार पत्रकारों की आवाज बुलंद करता रहा है। मैं ये आशा करूंगी कि आप इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं, जैसे यूसी न्यूज लगातार पत्रकारों की आवाज बनकर सामने आया है। बिना डरे बिना रुके हमने लगातार उन बातों को, जनता की आवाज को, उन सवालों के जरिए तमाम दलों से पूछा है। वैसे ही मैं चाहती हूं कि आप भी इस बात को प्रमुखता से उठाएं कि क्यों जहां पर लापरवाही होती है वहां पर पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है। यूसी न्यूज ने जो मुझको संदेश दिया है उसको मैं यूसी की जगह आईसी करूंगा। आईसी बिल्कुल, आई होप कि आप आईसी करें इसे और जल्द से जल्द। परम आदरणीय चाचा श्री जी को मैं ये एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि शायद आप कह रहे थे संज्ञान में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र चौहान न्यूज 18 से, जितेंद्र शर्मा जी भारत समाचार से, मयंक शर्मा यूसी न्यूज से, रोहित तिवारी हिंदुस्तान से, ये लोग कवरेज करने के लिए गए थे और बाकायदा जितेंद्र जी ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर वीडियो भी डाला है। बाकायदा इनको ये मीडिया की एंट्री के बैन की बात कही गई कि शौसैया में एंट्री बैन है, मीडिया की एंट्री बैन है। सीधे शब्दों में चाचा ये कहा गया है।
तो कल क्यों आज सौसैया में एंट्री कर दी बहन? तो कल क्यों हो रहे थे मीडिया के फैन? अंदर जाके क्यों कल पीसी करी थी? सौसैया में अंदर ही हुई थी पीसी। यही विजय जी, यही सवाल तो है कि इसे डर ही तो कहेंगे विजय जी, इसे डर ही तो कहेंगे कि आवाज बंद कर दीजिए, डर है। ठीक है आकाश जी, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी कि जब पीसी करने के लिए मीडिया की एंट्री थी तो आज बंद हो गया है। बहरहाल आप जवाब क्या ही इस पे सिद्ध कर पाएंगे, मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लीजिए। पत्रकारों की आवाज तो हम बंद लेंगे और अपना अधिकार हमें लेना आता है वो हम ले लेंगे, कोई हमारी आवाज बंद नहीं कर सकता, ये हम भी जानते हैं। लेकिन आप उन 40 परिवारों 50 परिवारों का जरा सोच लीजिए, उन्होंने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपने माँ बाप को खोया है, किसी ने अपनी बहनों को खोया, किसी ने अपनी बेटियों को खोया है। तो जरा उनकी आवाज को सुनिए, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को समझिए और उसके आधार पर आगे कार्य करिए, मैं यही आशा करूंगी। देखिए मैं महामारी का मुकाबला संगठित होकर किया जाता है, ना कि विघटित होकर के। अगर आप विभाजन और विघटन की भावना से कार्य करेंगे तो महामारी विकराल रूप लेगी, ना कि महामारी नियंत्रित होगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। मुकाबला हमेशा संगठित होकर किया जाता है। बिल्कुल आकाश जी, आपने सुन लिया। मतभेद भी दरकिनार। कोई लास्ट आश्वासन देना चाहेंगे, सच्चा आश्वासन जी? जनता को आश्वस्त करेंगे यूसी न्यूज के माध्यम से कि आप कुछ करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त अपने जनपद वासियों, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वासियों से कहना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार अपने सभी शासन कार्य में बड़ी सीरियसली लगे हुए हैं और जहां कोरोना की थर्ड वेव की हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, हम आशा करेंगे, हम आशा करेंगे। और पत्रकारों का ये जो आवाज बंद करने की कोशिश है ना, उस पे जाके अपने माननीय कीजिए। मैं जनता से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जो देवाशीष जी हैं अभी और जो हमारे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी भी जो अवगत करा रहे हैं, उन चीजों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए जनता ध्यान रख लेगी, आप अपनी चीजों का जरा पहले ध्यान रख लीजिए। आकाश जी, पहले आप अपनी चीजों का, नहीं जनता को हम दुरुस्त करा देंगे, लेकिन आप अपनी चीजों का जरा ध्यान रखिए और आपके माननीय आदरणीय से कह दीजिए कि पत्रकारों की आवाज किसी भी कीमत पे बंद नहीं होगी, चाहे कोशिशें कितनी भी कर ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्रश्नकाल में जुड़ने के लिए, जहां पर आज हम सवाल कर रहे थे कि मरीजों की मौतों पर लगाम नहीं तो पत्रकारों की आवाज पर पाबंदी क्यों। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगी मैं किसी ऐसे ही मुद्दे पर जहां पर मैं सवाल करूंगी तमाम दलों से, जिनसे मैं ये जानने का प्रयास करूंगी और आपकी आवाज को उन तक पहुंचाऊंगी हमारे जवाबों के जरिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे अपील आप सबसे यही है कि आप भी इस बीमारी से ग्रसित ना हो और अपने घरों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें, कूलर में पानी ना भरने दें। अगर आपके आसपास कहीं भी जल भराव की कोई भी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप जल्द से जल्द उसे दुरुस्त कराने की अपने जरिए कोशिश करिए। सरकार के ऊपर निर्भर बैठने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इस पर आगे बढ़िए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और मेरे साथ देखते रहिए यूसी न्यूज।